ठीक है। up to last lecture we have covered about the double membrane structure, cell wall, plasma membrane and cell organelle. Yeah, single membrane organelle, double membrane organelle. Now turn about the non membranous cell organelle. अब बेटा एक चीज समझ लेना, जो नॉन मेम्ब्रेनस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। मतलब वो जो आपने प्रोटीन और लिपिड की लेयर की बात की है ना, वी टॉक्ड अबाउट द लेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, वो वाली मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन कहीं पे भी है, कंपोजिशन यही है, प्रोटीन और लिपिड की बनी है। चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, प्लास्टिड की बात करो, न्यूक्लियस की बात करो, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग अलग है, थोड़ी एडॉप्टेशन अलग अलग है लोकेशन और फंक्शन के अकॉर्डिंग। बाकी उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स कहें, इससे ही वो बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड। तो हम ऐसी कैटेगरी देख रहे हैं जिसमें ये मेम्ब्रेन नहीं हो। क्लियर बच्चा? इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइबोसोम्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन जिस पे बेस्ड पूरी मैकेनिज्म चल रही है, उसके उसके सिंथेसिस के लिए राइबोसोम इज वेरी एसेंशियल। विदाउट राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक मैंने बताया हुआ है डीएनए एमआरएनए सेंट्रल डॉगमा जिसको आप बोलते हो बायोलॉजी, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, उसमें डीएनए से डीएनए भी बनता है। तो जब डीएनए से एमआरएनए बना, दिस इज बॉस। एनालॉजी हमें देखना है, बॉस, बॉस की सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ने बॉस की इंफॉर्मेशन ला के दिया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और वो सब वर्कर जो इसकी इंफॉर्मेशन से वर्क कर रहे हैं, उसी में आ जाते हैं आपके एम्प्लॉय, यू कैन से राइबोसोम प्लस टीआरएनए और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि कहीं पे भी प्रोसेस जो है विदाउट एंजाइम, विदाउट अदर मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स की नहीं हो रही है, तो यू कैन रिलेट इट विद एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारे लोग मिलके एट द एंड प्रोटीन की सिंथेसिस। तो आपको पता चला इसमें राइबोसोम इज वेरी एसेंशियल। राइबोसोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट राइबोसोम एमआरएनए को कोई रिसीव ही नहीं करेगा साइटोप्लाज्म में। क्लियर? उसी राइबोसोम के बारे में देख, केमिकली, केमिकली तो कंस्टिट्यूएंट क्या है? A ribosome is made up of protein and RNA. What is the factory of ribosome? Which is the factory of ribosome? Synthesis. Which structure is known as the factory of ribosome synthesis? Sohini, Shubham, nucleolus. Very good. Very good. Clear? हाँ, correct. Nucleolus. Clear? वही न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर था न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में जो राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ, वो ट्रैवल करेगा बेटा कहाँ? साइटोप्लाज्म। क्यों? साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करके आ गया, और फिर यहाँ पे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, उनको क्या कहेंगे? This type of endoplasmic reticulum which have ribosome on their membranous surface, RER और SER रफ, वेरी गुड। उन्हीं राइबोसोम्स की बात। हाँ बेटा, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। केमिकली अ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख लेना आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए होता है, जैसे अभी मैंने बताया मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, उसी तरीके से आरआरएनए नोन एज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बेटा, काउंट करो। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्लॉड, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, एंड नेम्ड बाय पैलेट, जी पैलेट। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्लॉड, देखा सबसे पहले क्लॉड ने, लेकिन नामकरण उसका किसने कर दिया? जी पैलेट। यार स्मॉल ग्रेनुलर, अब आपने, आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था कि आपने कोई क्राफ्ट के लिए पेपर लिया है, इसमें आप ग्लिटर्स के या किसी भी स्ट्रक्चर के, स्टार के, कोई भी जो आप चाहते हो उसको आपने स्ट्रिक कर दिया। ठीक है, तो आप ओवरऑल इसके लिए एक सरफेस पे रफ वर्ड यूज कर रहे हो। वो रफ क्यों हुआ? कि यहाँ पे
ग्रेनुलर सा अपीयरेंस है, स्मूथ नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही चीज है, दे आर स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। इस नॉर्मल आपके माइक्रोस्कोप से, आप लेबोरेटरी वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से यू कांट सी द राइबोसोम। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। दे आर यूजुअली अटैच्ड ऑन द surface ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम की लोकेशन क्या है, राइबोसोम की लोकेशन। अब बहुत अप्रोप्रिएट टफ क्वेश्चन होगा तो उसमें न्यूक्लियस अलग ऑप्शन में होगा, देन साइटोप्लाज्म अलग ऑप्शन में होगा, देन साइटोप्लाज्म प्लस ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। थर्ड ऑप्शन रह देगा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, RER। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? दिस वन। क्लियर? न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, फ्री साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाउंड्री पे बाउंड भी कर सकता है। क्लियर बच्चों? तो एकदम जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ऐसा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। नाउ दे आर द ओनली ऑर्गेनल they are the only organelle which are present in all types of cell. Already we read about the prokaryotic and यूकैरियोटिक सेल्स, तो हमने देखा है कि प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। तो आप चाहे यूनिसेलुलर की बात करो या मल्टी सेलुलर की बात करो, वहां पे DNA RNA जेनेटिक मटेरियल होना ही चाहिए। अगर लिविंग है तो जेनेटिक मटेरियल होगा, एंड राइबोसोम होना चाहिए कि वो प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करे। They help in protein synthesis and are known as protein factories. Ribosomal factory, nucleolus protein factory on the surface of endoplasmic reticulum. ठीक है? RER ज्यादा बेटर रहेगा कि उसमें राइबोसोम रोल प्ले करे। अकेले राइबोसोम को हम नहीं कह सकते प्रोटीन फैक्ट्री, बट हाँ प्रोटीन फैक्ट्री जैसे कहते हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, फैक्ट्री में तुम्हारा रॉ मटेरियल का यूनिट होता है, फैक्ट्री में तुम्हारा प्रोडक्ट का यूनिट होता है। क्लियर? उसी तरीके से यू कैन से राइबोसोम इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। बाकी वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, तो छोटे बच्चों वाली चीजें अभी नहीं पढ़नी है कि एकदम हलवा वाली चीजें देखें। नाउ नेक्स्ट, each ribosome consists of two unequal subunit, very important part है। larger dome shape तो जैसे मंदिर मस्जिद के ऊपर तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है डोम शेप, एंड स्मॉल ओवल, लार्जर डोम शेप एंड स्मॉल ओवल शेप। The size of ribosome is determined by sedimentation coefficient। अब याद हो तुम लोगों में से मेरे से पूछा था what is S, 70S, 80S, जब मैंने बताया तो तुम लोग को दिमाग में आया ये S फॉर क्या है, सप्ताह में तो है नहीं, तो दैट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रीफ्यूज इज अ टेक्निक। सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, क्लियर? इस ग्लास ऑफ वाटर में तुम ऐड कर दो सॉइल पार्ट, शुगर नहीं ऐड कराऊंगी आज, सॉइल ऐड कराते, शुगर ऐड कराएंगे तो सॉल्यूशन बन, सॉइल पार्टिकल। फिर इसको रोटेट करो, किससे? स्पून लिया, स्पून से खूब तेजी से रोटेट कर दो, तुम देखोगे कि ग्लास के वाटर के एक ही डायरेक्शन में एकदम ये रोटेट होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सॉइल है तो डिजोल्व तो होगा नहीं। क्लियर? फिर इसमें जो लार्जर पार्टिकल होंगे वो जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे, जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे, जो मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें मिट्टी जैसा पानी बना देगा। क्लियर? उस तरीके का अपीयरेंस। तो जो तुमने मैनुअली किया ना, सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक, उसको रोटेट कराया, एक किसी सेंटर, एक जहां पे आपका स्पून रहेगा ना, एक बीच में उसका सेंटर पॉइंट बनेगा, और उससे एक बढ़िया डायमीटर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और इसी में जैसे आप समझ लो कि ये रोटेट होता है। क्लियर? और इस रोटेट से कितनी वैल्यू से सेडिमेंट हो रहा है
उस पर डिपेंडेंट है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो कैसे सेटल डाउन हो रहा है, कैसे नीचे बैठेगा, उसी वैल्यू को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब क्या होता है कि आप जब एक सेल से स्ट्रक्चर लेते हो, व्हाट आर अनइक्वल सब यूनिट्स? अनइक्वल मतलब दोनों का सेगमेंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट डिफरेंट, साइज, शेप, सेडिमेंटेशन सब डिफरेंट, डिफरेंट पैरामीटर्स। मेडअप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन है, बट दोनों के पैरामीटर्स अलग है। क्लियर? तो सेटल डाउन वो कितनी स्पीड से हो रहा है, कितना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आया, दैट इज द यूनिट जिसमें आप सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, अभी क्या सेल लोगे आप, तो सेल के अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम भी है। तो ये सारे जो ए बी सी डी आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये सब एक ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में है। तो अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के पैरामीटर से सेडिमेंट होंगे। क्लियर? एक एक किसी फिक्स टाइम में, अगर जस्ट सपोज कि मैं 1 मीटर के लिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चलाती हूँ और इसने 20,000 आरपीएम रोटेट किया, ठीक है, 20,000 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, मतलब वो घूम रहा है, रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, वो राउंड ले रहा है। उससे अब इतनी तेज जब आप स्पून चला रहे थे तो आपने मैनुअली चलाया था, ये तो मशीन से हो रहा है, ठीक है बेटा, तो ये बहुत हाई स्पीड से होता है। जैसे आप देखो कार वगैरह चलती है तो उसका जो टायर है वो रोटेट करता है, ठीक है, उसी तरीके का एक फिनोमेना आप समझ लो एक मशीन के अंदर। अब इससे ज्यादा अभी नहीं बता रहा। The cytoplasmic ribosomes of eukaryotes are ATS, and in prokaryotes, cell organelle like mitochondria and chloroplast, it is 70S. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हुआ। अब 80 को ब्रेक करना है, सिंपल सी चीज लिख लो, 80, 60, 40 प्लस मत करना बेटा, मैथ्स नहीं है ये, बायो है। क्लियर? 60 40 करोगे तो 100 लिख के आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज नॉट। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लार्जर सब यूनिट 60 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है उसके लिए, स्मॉलर यूनिट के लिए 40 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सिंपली 70 एस को डिवाइड किया तो ये हो जाता है 50 30। अब ये क्योंकि 80 आता है इसलिए गड़बड़ कराते हैं बच्चे, 50 30 को प्लस नहीं करना आगे। दिस इज लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इज इट क्लियर बच्चा? मतलब आपको सिंपल सी बात कि एक ट्यूब में आपने राइबोसोम कितनी देर में सेटल डाउन होता है उसको मेजर करके एक कोफिशिएंट वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू को उस वैल्यू के बेसिस पे आपने राइबोसोम के 2 टुकड़े कर दिए और एक बड़ा टुकड़ा। तो अब जब आप ट्यूब में देखोगे तो आपके पास, अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में आपको क्या क्या मिलेगा, 80S मिलेगा, एक साथ जुड़े हुए भी मिल सकते हैं, 60S मिलेगा एंड 40S मिलेगा। 70S भी मिलेगा क्या यूकैरियोटिक में? बताओ तो बेटा, 70S भी मिलेगा? फास्ट रिप्लाई करो, मिलेगा क्या 70S? जरा इसका रिप्लाई सब लोग करो, 70S मिलेगा क्या? थोड़ा सा अपने को टाइम दो। नो, नहीं मिलेगा। आई थिंक नो, 70 विल नॉट कम। अभी पिटोगे तुम्हें।
सच में अगर छोटे बच्चे नहीं होते तो पिट देती, पर ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मिलेगा। जिन्होंने नहीं बताया कुछ भी वो तो बिल्कुल ही बदमाश बच्चे हैं, रिप्लाई नहीं करते, मैम इतना पढ़ा रही है। 70s कहाँ था बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर। अब देखो इसमें अपना टाइम जाता है फिर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर 70s था ना। तो जब आप एजिटेट करोगे, जब आप मिक्सिंग करोगे तो पूरी यूकैरियोटिक सेल की कोफिशिएंट निकलेंगे, कंपोनेंट निकलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी आएगा, प्लास्टिड वाला भी आएगा, और 70s टूटेगा भी, 50s 30s। अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जब तक इस तरीके की इंफॉर्मेशन पूछे ना तब तक ज्ञान नहीं देना है किसी को। सिंपल सा ध्यान में रखना है, यूकैरियोटिक में 80s एंड प्रोकैरियोटिक में 70s। इज इट क्लियर बच्चों? अभी कोई कह देगा नहीं मिलेगा, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद तो मत कहो बेटा कि नहीं मिलेगा। एग्री करते हो मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? सोहिनी ने करेक्ट बोला था, यस, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। एग्री कर गए? गुड। चलो आगे बढ़ो। चलो थोड़ा सा स्पीड करते हैं, अदरवाइज कंटेंट अपना बहुत कम हो रहा है। क्लियर? तो आपको कहाँ कहाँ मिला, और यहीं पे लिखा भी है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इट इज 70s टाइप। द टू सब यूनिट ऑफ 80s डिवाइडेड इनटू 60 एंड 40 एंड 70, 50 एंड 30। तो अगर आप एक यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, 80s 70s ब्रेक डाउन किया हुआ, मतलब दोनों यूनिट घूमती हुई अलग अलग भी मिल सकती हैं और एक साथ कोलैबोरेट की हुई भी मिल सकती है। ठीक है, अब इनके पास बाइंडिंग पोजीशन होती है, इसलिए ये 80s से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बस यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा, आगे कभी चर्चा करेंगे जब अपन डिटेल में प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह पढ़े। तो अभी आ जाओ, जो इमेज दिया है उसमें देख लो। एक छोटी यूनिट दिख रही है आपको, एक लार्जर यूनिट। दिस इज स्मॉलर यूनिट, दिस इज लार्जर यूनिट। क्लियर? 80s है तो क्या होगी ये? 60s, 40s। ये 70s है, ये वाली 50s, ये वाली 30s। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अगेन ये इमेज देख लो, ये आ गया हमारा खूबसूरत सा mRNA, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। सेक्रेटरी साहिबा है, सेक्रेटरी साहिबा ने क्या इंफॉर्मेशन ली है डीएनए से, अब उसको आरएनए टी राइबोसोम टीआरएनए के हेल्प से रीड करेगा। एंड देन फाइनली आपका जो इंस्ट्रक्शन और टू मेक अ प्रोटीन ऑन एमआरएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियस, वो ऐसे पास ऑन होता है। यहाँ पे साइट होती है जो उसको रीड कर सकता है कि इस पे क्या इंफॉर्मेशन लिखी है। एंड फाइनली वन बाय वन अमाइनो एसिड की चेन एक दूसरे से अटैच होती जाती है एंड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा? एंड दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। Now next structure which is non-membranous is centrosome. Centrosome is the characteristics of animal cell. Clear? It is found in animal cells whereas absent in plant cell with a very few exception. Few exceptions है, बिल्कुल करेक्ट बात है। कहीं कहीं पे सेंट्रोसोम्स आपको दिखेंगे, बट मेनली जब हम जनरल बातें करते हैं तो एब्सेंट हो। इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। अब आपने देखा होगा बेटा सेल डिवीजन पढ़ते वक्त, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन, कुछ बच्चे थे यहाँ पे आए थे, उनको याद होगा मैंने बताया था कि ये सेंट्रियोल होता है जो डुप्लीकेट करता है और उसके बाद एक स्पोल पे एक स्पोल पे चला जाता है, और एस्टर रेस का फॉर्मेशन होता है और बीच में पूरा स्पिंडल अपरेटस बनेगा। एंड इस स्पिंडल अपरेटस पे ही क्रोमोसोम आपके अटैच्ड होंगे। क्लियर? मतलब लिंक होंगे पूरा। और देन आपका मेटाफेज ये हो जाता है, और फिर आपको जब उसमें स्प्लिटिंग होती है तो एनाफेज होती है। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हटने के बाद, मतलब जो बैरियर, कि इससे जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक सैनिक है। क्लियर? एक सैनिक खड़ा है और इधर उसको किसी पे अटैक करना है, कोई इधर खड़ा है। तो अब ये यहाँ पे बैरियर रहेगा तो ये यहाँ तक नहीं जा सकता। क्लियर? तो पहले आपको बैरियर हटाना पड़ेगा। तो बैरियर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो के अंदर डीएनए कंडेंस हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा तो आप पढ़ते हो डी जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा है ना, समझो सेल डिवीजन। तो वही चीज है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटते हुए ये अगर न्यूक्लियस के पास नहीं रहेगा तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डिवीजन करके। अगर ये न्यूक्लियस के पास नहीं रहता तो ये दूर दूर से कैसे ऐसे करता है, ये पहले दूर जाएगा, पोल पे जाएगा, लेफ्ट पोल, राइट पोल, अपोजिट पोल, कुछ भी बोलो। फिर वहां से ये पूरा का पूरा एक जाल नेटवर्क बनाएगा। चलो, आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा सा सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो ये रिकॉल हो रहा है। It is present near the nucleus. That's why it is present near the nucleus. It is differentiated into clear, homogeneous mass of cytoplasm called centrosphere. अब कहते हैं ना, कोई लड़ाकू है, कोई एकदम थोड़ा सा ऐसा चिड़चिड़े वाला इंसान है, वो कहता है कि मेरे जोन में आना ही मत। अब सेंट्रोसोम चिड़चिड़ा नहीं है, समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं। तो सेंट्रोसोम ने क्या किया, अपने चारों तरफ एक क्लियर साइटोप्लाज्म रखा है। ठीक है, जस्ट सपोज अगर ये सेंट्रोसोम है तो इसके चारों तरफ ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें कोई वेसाइकल जो आपने गोल्जी से पढ़ा है, वो सब वेसाइकल तब तक नहीं आएंगे जब तक वो बोलेगा। ठीक है, जैसे एकदम चिड़चिड़ा इंसान बैठा हुआ है, उसके आसपास कोई आए ना, तो उसने एक क्लियर जोन बना दिया। ये एमसीक्यू है बेटा नेट का। उस क्लियर जोन को बोलते हैं सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोसोम के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्लियर is known as centrosphere, and one or a pair of microtubular centriole एक नंबर में हो सकता है और दो भी हो सकता है, और वो 90 डिग्री पे अटैच होते हैं। ये भी एक एमसीक्यू। ये डिग्री जो होता है इनके बीच में, दो माइक्रोट्यूबुलर सेंट्रियोल के बीच में, वो होती है 90 डिग्री की। एंड यही सेंट्रियोल आपस में फिर अलग होते हैं और पूरा एपरेटस को फॉर्म, मतलब डुप्लीकेट कर जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। आप clear? The mass of cytoplasm called centrosphere and one or a pair of microtubular centriole. तो कभी भी सेंट्रियोल आपको आए ना, तो सेंट्रियोल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल। ये भी एक एमसीक्यू। सेंट्रियोल हमेशा सेंट्रोसोम का पार्ट होता है। सेंट्रियोल इज द पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिख लो, सेंट्रोसोम को आप डिवाइड कर दो टू पार्ट में। वन इज सेंट्रोस्फीयर, जैसे नहीं शुरू से अपन डिवाइड कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया था, उसी तरीके से सेंट्रोस्फीयर। एंड अनदर वन इज सेंट्रियोल। अब माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब पहले भी बताया, एक साइटोस्केलेटन बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह वहां पे है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर, प्रोटीन की थ्रेड वहां पे प्रेजेंट है जो उसको माइक्रोट्यूबुलर सेंट्रियोल बनाने में रोल प्ले करेंगे। और यही सेंट्रियोल अगर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, सीलिया स्ट्रक्चर है, तो जैसे आप कहते हो ना कि आपने लिया कोई स्ट्रक्चर, जैसे क्यूब शेप लिया, अब इसके ऊपर अब अगर आप एकदम थिन सी फ्रेजाइल सी पॉलीबैग लो, ठीक है, और उससे कवर करो, तो उस पॉलीबैग का शेप यही हो जाएगा। क्लियर? इसकी कवरिंग कर दो, जिससे भी कवर करो आप, एक कवरिंग कर दो, उसने भी इसका शेप अटेन कर लिया। सेम वे में माइक्रोट्यूब्यूल है और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल, बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड एज ए रिजल्टेंट आपका फ्लैजेला बन जाता है। आई थिंक सबने फ्लैजेला सुना होगा। नाउ यू कैन रिलेट कि फ्लैजेला का फॉर्मेशन कैसे होता है। समझ में आया कि बच्चा ये समझ में आया? अंदर से ट्यूब, जैसे अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। वायर सबने देखा, इलेक्ट्रिक वायर। अगर इलेक्ट्रिक वायर है तो इसको कभी देखो ध्यान से, ये वायर इससे वर्क नहीं कर रहा है। जो आप बाहर से देखते हो, इसके अंदर अलग अलग कलर की तुम्हें वायर्स दिख, अलग अलग कलर की आपको इसके अंदर वायर्स दिखती है, और ये एक कवरिंग होती है ताकि करंट बाहर की तरफ सप्लाई ना हो जाए। क्लियर? तो उसी तरीके से आप समझो, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर की ये थ्रेड लाइक वायर्स हो गए माइक्रोट्यूब्यूल, और एज अ रिजल्टेंट एक फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? तन्वी को आया, बाकी हीरा आ गया। ओके, ठीक है, ओके। आगे देख, इट इज डिफ्रेंशिएटेड, ये हो गया फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। फटाफट देखते हैं। सेंट्रोसोम
यस बेटा, वेरी। किसी को डाउट हो तो पूछ ले। द प्रोसेस, अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया सेल डिवीजन के लिए, रोल प्ले कर रहा है। हाँ बोलो हाँ, समझ में आया मैम। तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में देखा द फॉर्मेशन ऑफ वेसल बॉडी, को भी बता दिया। देखो बातों बातों में मैंने दोनों फंक्शन बताए आपको, सीलिया और फ्लैजिला के बेस में। ठीक है, अब देखो छोटा सा इमेज बना, ये है अगर फ्लैजिला, और ये लगा तो होगा बेटा ना, इसके बॉडी से जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसमें सेल वॉल और अगर आपको बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एनवेलप होगा, कैप्सूल होगा, और उससे निकला हुआ फ्लैजिला होगा। क्लियर? तो अब इसके बेस से ही तो बन रहा है। तो बेस में क्या हो गया, सेंट्रल बॉडीज, वेसल बॉडीज, वेसल बॉडीज के ही क्या पार्ट हो गए, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किससे बना हुआ है, सेंट्रोस्फीयर और मतलब सेंट्रोजोम का पार्ट हो गया, तो सेंट्रोजोम, सेंट्रोस्फीयर एंड सेंट्रियोल। तो ये हो गया इसका बेस। अब देखो ये बेस है ना बेटा, नीचे है सबसे बेस। क्लियर? ये हो जाता है फ्लैजेलम। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, अभी बता भी दिया। जो अंदर का स्ट्रक्चर बना रहा है, फ्रेमवर्क बना रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहा है, वो सब क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल। फ्लैजिला के अंदर बनाया, फ्लैजिलेटेड माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा। साइटोस्केलेटन को बनाया, साइटोस्केलेटन का माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। तुमने सेल डिवीजन के टाइम जो देखा, जो इस तरीके से क्रोमोसोम, अब जस्ट सपोज एक क्रोमोसोम में बना रही है ना, एक क्रोमोसोम मैंने बनाया, यहाँ पे काइनेटोकोर होते हैं, यहाँ पे जस्ट समझ लो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो सेंट्रियोल से ऐसे जो जा रहा है, ये हो गया स्पिंडल फाइबर, ये होता है स्पिंडल फाइबर। तो अब आप यहाँ पे देखो, इस तरीके कई सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे ऐसे निकलेगा, ये अगेन ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर बना रहा है ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाता है, और फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, अटैच्ड होते हैं। एंड फाइनली एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर इसको करने के लिए भी 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है एक एक। अब डिटेल क्लास में ये सब चीजें जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट सिंपली आप यहाँ पे समझ सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहे थे एक फ्रेम बनाने, चाहे वो साइटोस्केलेटन हो, चाहे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हो, चाहे सेल डिवीजन हो, तो हर जगह इनका रोल है फ्रेम बनाना। ठीक है, अगर फ्रैग्मोप्लास्ट मिडिल लैमेला बन रहा है, उसकी पोजीशन भी डिसाइड करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These are very fine microscopic tube-like, अभी बोल रहे हैं microtubule structure which may be present independently or as a part of some organelle। अभी देखा हमने, जैसे सेंट्रियोल में है वेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजिला, या साइटोस्केलेटन में ऐसे बिखरे हुए हैं तो इंडिपेंडेंट हो गए, इनके पार्ट हो गए तो पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल हो गए। क्लियर है बच्चों? फंक्शन, फंक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें बताई मैंने। माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जो स्केलेटन होगा वो स्ट्रेंथ देगा ही। क्लियर? एक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक स्ट्रेंथ दे रहा है। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट इनसाइड द सेल। अब जब आपकी, देखो सुनो, जब आपका गोल्जी apparatus, अब ये इमेज देखना थोड़ा ध्यान से, मैं तुम्हें एक चीज बताती, आप सबने रोपवे देखा होगा आई थिंक, रोपवे कहीं रियल में नहीं तो टीवी वीवी में देखा होगा, जिसमें ट्रॉली जैसा होता है और उसमें बैठ के आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रैवल कर जाओ। ठीक है, समहाउ लाइक दिस, आप ऐसे समझ लो इसके अंदर लोग बैठते हैं और यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, घूमते हैं, और हाइट पे देख के इसको एंजॉय कर लेते हैं। क्लियर? सिंपल सा काम। तो ये क्या हो गया, ये वो सिक्रेटिंग वेसाइकल, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बेटा, ये सिक्रेटिंग वेसाइकल जो आपने बनाई थी गोल्जी के अंदर। क्लियर? अब जस्ट इस वेसाइकल का जो एड्रेस है, इसको जाना है कहाँ, कहाँ भेज दे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज दे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके कौन जाएगा, यही माइक्रोट्यूब्यूल का नेटवर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोरिलेट कर पाए तुम लोग जो अभी मैंने बताया? तो वो वेसाइकल को ट्रेवल करने की, जैसे जस्ट देखो इस एग्जांपल में देखो, ये बाइंड किए हुए प्रोटीन्स हैं जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे चलते हैं, और यहाँ पे इनके सर पे आप समझ लो कि जैसे कोई
सेल करने वाले लोग होते हैं, या कोई आप कुछ भी समझ लो। अब तुम लोगों ने ऐसा मार्केट देखा है कि नहीं, सर पे लेके ही पहले टोकरी में लेके चीजों को बेचते थे लोग। तो उसी तरीके से ये प्रोटीन्स क्या हुए कि ये सर पे टोकरी लेके अब जा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास तक जाएंगे और उस एड्रेस पे उस सिक्रेटिंग वेसाइकल का कंटेंट डिलीवर कर। रिलेट हुआ बेटा ये? इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट फंक्शन। ये वाला ये क्या है बेटा, न्यूरॉन सेल्स का इमेज लिया मैंने ताकि आप कई चीजें स्ट्रक्चर को समझ सको। अब एकदम अटेंटिव होकर सुनो। न्यूरॉन सेल एक सिंगल सेल है। अगर हम ऐसे तुम्हें एनिमल सेल दिखा देते तुम उसके वेरिएशंस नहीं समझ पाओ। न्यूरॉन सेल एक सिंगल सेल है जिसके पार्ट हैं डेंड्राइट्स, ये वाला जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स। ये जो सेल जैसा एक आपको सॉलिड स्ट्रक्चर दिखता है वो एक्चुअली सेल बॉडी है। एंड ये जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्सॉन। क्लियर? तो ये सेल जैसा क्यों हुआ, ये हेयर जैसा क्यों हुआ, ये लॉन्ग क्यों है, ये ट्यूब जैसा क्यों है, और ये दूसरे कनेक्शंस कैसे हैं, इन सब के लिए आप इमेज को देखो, इनलार्ज करके दो जगह आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल्स ने एक कहते हैं ना अंदर से स्केलेटन बना दिया, उसके ऊपर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उड़ा दिया, क्लियर, कवर कर दिया उसको प्लाज्मा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें और भी आते हैं बेटा, इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं, क्लियर, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, बट जो लार्जर इन साइज होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, और उनसे आप एक आइडिया लगा सकते हो। कितना समझ में आया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ये सब चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि कोई सेंस नहीं रह जाएगा फिर इतना डिटेल में आपको अच्छे से समझाने में, अगर आप सिर्फ बुक इस नॉलेज ही दिमाग में रख। क्लियर? वेरी गुड। चलो कुछ कह तो नहीं, दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट इनसाइड द सेल। तो वेरियस मूवमेंट में एक एग्जांपल मैंने दिया कि जस्ट अगर कोई कंटेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है तो उसको गोल्जी से माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रैवल करा देगा, ट्रैवल में हेल्प करेगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल का नेटवर्क। एर्गास्टिक बॉडी, नॉन फंक्शनल बॉडी, स्टोरेज बॉडी, वो सभी क्या हो जाएंगे, एर्गास्टिक बॉडी। इट इंक्लूड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। इनसाइड द सेल नॉन लिविंग से अच्छा नॉन फंक्शनल, पहले भी बताया था, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है वैक्यूल। वैक्यूल, अब जैसे मैंने आपको कल एक चीज रिलेट की थी कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है उसी फूड पे पूरी अर्थ डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप लॉयन को कह रहे हो कि वो कभी गाजर मूली नहीं खाता, तो लॉयन उन उन एनिमल्स को जरूर खाता है जो गाजर मूली खाते हैं, ठीक है? तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया फूड पे, प्लांट्स पे, ठीक है? अब ये समझो कि जो वो प्लांट था वो फूड बना रहा था, और उस फूड का वो अगर 10% सिर्फ यूज कर रहा है और 90% स्टोर कर रहा है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, वेरिएशंस होते हैं इसमें, 90% वो स्टोर कर रहा है, क्लियर? तो इसके लिए उसके पास जो नेचर ने एक एवोल्यूशन दिया उसको, वो क्या दे दिया, अब आपको मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक साइट, साइटोप्लाज्म या यू कैन से प्रोटोप्लाज्म, तो क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव साइट। यहाँ पे हाई अमाउंट में मेटाबॉलिज्म चल रही है, हाई अमाउंट में रिएक्शन चल रहा है। अब साइटोप्लाज्म का कंटेंट समझना इस चीज को, जितना साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा उतना मेटाबॉलिज्म चलेगा, जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा उतनी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? समझना, लिंक है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर इस साइटोप्लाज्म के स्पेस को वो एक वैक्यूल से कवर कर ले तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई। यही रिक्वायरमेंट कम करने के लिए नेचर ने एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर मैक्सिमम स्पेस दे दिया सेंट्रल वैक्यूल को, और पेरीफेरी पे दे दिया न्यूक्लियस को। अभी तक ऐसे ड्रॉ करते हो गए इमेज, लेकिन इसका रीजन समझो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेंट्रल वैक्यूल, और ये एनिमल सेल में क्यों नहीं है इतनी बड़ी।
एनिमल सेल का इस तरह काम नहीं चलता, एनिमल सेल को स्टोर नहीं करना है। क्लियर, स्टोर है मतलब जब आप फ्लैश खाते हो, जब आप कोई मीट खाते हो तो वहां पे स्टोर फूड आप ले रहे हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। क्लियर, तो इसलिए क्योंकि ये स्पेस दे दिया, अब जैसे जस्ट सपोज इसका 100 में से 60% पार्ट दे दिया इस स्पेस को, तो 40% पार्ट ही तो एक्टिव बचा। 40% रिमेनिंग पार्ट इज मेटाबोलिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है ना बच्चा? ठीक है बेटा, तो इसी अडॉप्टेशन के लिए आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल जो कि प्लांट सेल में होता है, और प्लांट खुद खाना बनाएगा अगर उसके पास से साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, तो उसको ऑब्वियसली ये जो मैंने 10 और 90% का रेशियो बताया, ये 50 से 50% आप ऐसे समझ, इतना बढ़ जाता। क्लियर, और इतना बढ़ जाता तो फिर ये जो धरती है अपनी वो डिसबैलेंस हो जाती। तो एर्गास्टिक बॉडी में फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वैक्यूल आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन होती है लेकिन लिविंग नहीं है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड को बोलते हैं सेल सैक। ठीक है, सपना में हमसे याद रख लोगे तो भी समझ में आएगा, सेल सैक। क्लियर, सेल सैक, इसमें आपने प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्ट किया है, जो भी स्टार्च बना के सेव किया है, या जो आप फूड खाते हो उसमें आप मिनरल्स विटामिन जो प्लांट से लेते हो, वो सब इसके इस स्ट्रक्चर में पैकेट में स्टोर है। और जब आप एक प्लांट खाए तो उसके टिश्यू खाए, उसके सेल खाए, उसके सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल के पार्ट से आपने वो न्यूट्रिएंट ले लिया। Clear? Containing water and other substance. That combination of water and other substance is known as cell sap. And this is non-living content. यहाँ कोई रिएक्शन नहीं चलेगा, बात को समझना। सिर्फ कंसंट्रेशन के बेसिस पे वाटर ट्रैवल कर सकता है अंदर बाहर, बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और कल क्वेश्चन दिया था उसमें कंफ्यूजन हुआ थोड़ा, फिर से हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक में, तो लास्ट के 5 मिनट में एक बार हम उसको देख लें। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इनकी मेम्ब्रेन का नाम पूछा जाता है, दैट इज टोनोप्लास्ट। वेरी इजी क्वेश्चन में आता है ये, इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। सेंट्रल वैक्यूल की, अब यहाँ पे कहीं पे सेंट्रल वैक्यूल नाम नहीं है, तो आप वैक्यूल को स्पेसिफिकली लिख लो, सेंट्रल वैक्यूल। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट हियर, लेकिन जो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द सेंट्रल वैक्यूल। इमेज में दिखाती हूँ। इन एनिमल सेल, ये तो होगी प्लांट की बात। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमेरस। अलग अलग चीज का स्टोरेज हो सकता है। अर्गास्टिक बॉडी मैंने बताया था तुम लोग जब फ्लो चार्ट देख रहे थे, तो अर्गास्टिक बॉडी के लिए अलग अलग साइज के वैक्यूल्स बन सकती है, नंबर में ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस तरीके से सेंट्रल वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो बहुत मैक्सिमम पार्ट के साइटोप्लाज्म को कवर करे। दैट्स व्हाई एनिमल सेल में मैक्सिमम ऑक्युपाइड पोर्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है। और अगर आप इस तरीके के किसी ऑर्गेनल की बात करो तो न्यूक्लियस का होता है, और न्यूक्लियस पेरी पेरी पे ना होके सेंटर में होता है। Numerous, while in plant cells, a single large vacuole is found which occupies about 90% of the volume of cell. ठीक है बच्चों, समझ में आया? यही लार्ज वैक्यूल को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल वैक्यूल। जहाँ लार्ज वैक्यूल है वहां आप मेंशन। अब देखो, आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये प्लांट सेल के अंदर का इमेज है। ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेरे साथ साथ सुनो, नहीं तो कहोगे मैम बहुत फास्ट जा रही है। रिवाइज है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्जी हो गया, ये प्लास्टिड हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्लास्टिड हो गया। ये सब पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ठीक, लेकिन ये लार्ज स्पेस इसने ऑक्युपाइड कर रखा है एक सेंट्रल वैक्यूल से। सेंट्रल वैक्यूल के अंदर का लिक्विड सेल सैक, वाटर प्लस अदर मिनरल्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्लियर, अदर मिनरल्स एंड मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? इसको आप इनमें से अच्छे से रिलेट करो, समझो। फंक्शन
इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। ऑस्मोसिस क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जिस प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर को रोकने के लिए आप जितना रिवर्स में प्रेशर लगा दो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं चल रहा है, लेकिन जो वाटर है, जैसे जस्ट सपोज वाटर था अंदर और बाहर से मिनरल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आ रहा है, इस सेल के अंदर आ गया, तो यहाँ लोअर कंसेंट्रेशन है, यहाँ हायर कंसेंट्रेशन, हालांकि उल्टा होता है। क्लियर? हायर कंसेंट्रेशन, अभी मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ। तो इधर ये ट्रेवल करता है। क्लियर? सेंट्रल वैक्यूल स्टोर है ना, तो कैसे कहते हैं, ये ऐसा गोदाम है, एक ऐसा गोदाम है जो खाली नहीं होगा, इसमें हमेशा रहेगा, तो हमेशा लोअर कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है और उसमें एनर्जी यूज होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी उस पर नहीं जाते हैं, हम ये समझते से अब जब ये अंदर आया तो इधर वाटर जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो सॉल्यूशन हो जाएगा हाई कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन जितना भी रहे, इनिशियली T0 पे या T10 पे आप देख लो, इसमें अगर 25 कंसेंट्रेशन था परसेंट, तो आगे ये बढ़ेगा तो 30% हो गया। ठीक है, T5 हमने ले लिया, 5 मिनट के बाद देखा, तो जस्ट हम एक आपको रिलेट कराने के लिए बोल रहे हैं, बाकी उलझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। टॉक्सिक अगर बाहर रहेगा साइटोप्लाज्म में तो सेल को इफेक्ट करेगा। तो इसने क्या किया, जो गार्बेज है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, हो सकता है प्लांट के लिए टॉक्सिक है बट दूसरे के लिए काम का है, उसको भी इसने स्टोर कर लिया। जैसे शंकर भगवान ने विष का प्याला पी लिया था, उस तरीके से प्लांट हमारे लिए बहुत कुछ करता है बेटा। ठीक है, आप इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट ट्रीज भी समझो, केवल उसका ऐसे लिख देने से नहीं होता है। नहीं, वो वाली लिपिड वाली मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, ये लिपिड प्रोटीन की मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक इसकी कवरिंग है, दैट्स वाई ये नॉन मेम्ब्रेनस है। Here it stores toxic material product of plant cell. It contain various colored pigment like anthocyanin. अब ये एक पिगमेंट का नाम है जिससे ब्लूइश अपीयरेंस मिलता है, एंथोसाइनिन। फिर ग्रेन्यूल्स की बात कर ले, ग्रेन्यूल्स इज अगेन आप कोई ग्रेन्स ग्रेन्स की तरह कोई डॉट 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 से स्टोरेज बॉडी बना दिया आपने, वो सब क्या आपको दिखेंगे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए ग्रेन्यूल्स। These are also non-living cytoplasmic inclusion, cytoplasmic bodies, कुछ आपको ऐसी बॉडी दिखेंगे जो इंक्लूडेड इन साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। स्मॉल पार्टिकल है, क्रिस्टल हो सकती है, ड्रॉपलेट हो सकती है, उसके अंदर लिपिड हो सकता है, उसके अंदर प्रोटीन हो सकता है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है, स्टार्च ग्रेन। ठीक है, देखो एग्जांपल दिया है, फैट ड्रॉपलेट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन सेल्स। तो उसने स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी बना। नाउ इन्हीं सब पॉइंट पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और ये आपका होमवर्क है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अब यहाँ मैं कथा नहीं बांचूंगी, दिस इज योर होमवर्क। आप सबके पास पीडीएफ है या मैं इसको ग्रुप में प्रोवाइड करूं? यू ऑल हैव पीडीएफ ऑफ दैट कंटेंट? पीडीएफ है सबके पास? फास्ट रिप्लाई करो। यस, वेरी गुड। मैं मान लेती हूँ कि सबके पास है, जिसके पास नहीं होगा वो मुझसे मैसेज करके ले लो। तो आप इसको एक बार रीड करो, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, शेप, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रियोल, गोल्जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इन सबको आप एक बार रिकॉल करो। और पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट की तरफ पढ़ के देखो, और एकदम घर का रूम बंद करके, अभी तक मैम ने सेल के अंदर घुमाया, अब खुद देखो, अकेले को कहते हैं ना, छल्ला द हंस द फिरे, गाना सुना है तुम लोगों ने? तो बढ़िया अपने फीट पे अपना ट्रैवल बैग की तरह फील करो, निकल गए, जिसको जैसे पसंद है वो इस टूर पे जाओ, और इसको पूरा रिकॉल करके मुझे कल बताना कि कोई डाउट है क्या। ठीक, और बढ़िया से अच्छे से मन से ट्रैवल करके आना और मुझे बताना यस मैम कैसा लगा। अब देखो यहाँ पे प्लांट सेल का इमेज दिया हुआ है, सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है आपको,
एनिमल सेल का इमेज दिया हुआ है, कोई सेंट्रल वैक्यूल नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस दिख रहा है। और अगेन इसको भी आप उन्हीं स्ट्रक्चर्स को देखो, रिलेट करो, एंड देन अपन इस पे कल 5 मिनट बाद फिर नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे, टिश्यू। अब हम शॉर्ट में तुम्हें हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हो क्लास से, जिनको नहीं समझ में आया था वो रुको। क्लियर? देखो बेटा, कंडीशन दो है। एक सेल है, एक सेल के बाहर का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम जब भी बोले तो उसके बाहर की सराउंडिंग की चीज, जरूरी नहीं है कि आपने ये जो ट्रोफोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ रखा है उसके बारे में हम बात। सेल, सेल के बाहर का एटमॉस्फेयर, दो पार्ट। क्लियर? तो सेल के अंदर भी वाटर सॉल्यूशन है, और आप जहां तक लिविंग कंटेंट में आपका दिमाग जाता है उन सब जगह पे वाटर मिला हुआ कोई ना कोई कंटेंट सॉल्यूट उसके अंदर मिला हुआ सॉल्यूशन, देयर इज नथिंग लाइक प्योर वाटर। क्लियर? अब सेल का कंसेंट्रेशन हाई है, सेल के सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन हाई है, और एटमॉस्फेरिक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन लो है, तो दैट सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। क्लियर? सेल का कंसेंट्रेशन लो है, एटमॉस्फेयर का कंसेंट्रेशन हाई है, दैट सॉल्यूशन, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सेल। सेल के इंटरनल कंसेंट्रेशन से सॉल्यूशन को डिफाइन कर, ठीक है? दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जिसके साथ सेल अपना ट्रांसपोर्टेशन करने वाला। तो सेल का कंसेंट्रेशन हाई, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन लो, सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। सेल का कंसेंट्रेशन लो, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन हाई, सॉल्यूशन इज हाइपर, हाइपर हाई। हाइपरटेंशन होता है ना, हाई ब्लड, हाइपर हाई। आइसोटोनिक व्हेन बोथ आर इक्वल, ए इक्वल टू बी। अभी क्लियर है क्या सबको? अगर हम इसको ए कंसीडर कर रहे हैं एंड इसको बी, देन ए इज इक्वल टू बी। अब मेरे को फटाफट वो क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करेंगे, जिनका भी नहीं हुआ था वो आगे। चलो, वैक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ पिगमेंट होते हैं बेटा। यहाँ पे एंथोसाइनिन का एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ पिगमेंट होते। इज इट क्लियर? करोगे इसको अच्छे से, बढ़िया से इसको रिवाइज करो, ये होमवर्क कर लेना। आज हम क्वेश्चंस नहीं देंगे, होमवर्क का टास्क यही है, आप इस टेबल को लिख लें, इसको पढ़ लें, और पूरे सेल ट्रिप को रिवाइज कर लें, और कल से हम लोग टिश्यू के ट्रिप पे चलेंगे। क्लियर? कोई क्वेरी होगी पूछना, कल से हम लोग टिश्यू स्टार्ट करें। और सेल अच्छे से समझ में आया होगा तभी टिश्यू पढ़ने में मजा आएगा। चलो बाय बेटा, ऑलवेज वेलकम। आपको समझ में आ गया मेरा पर्पस सॉल्व, दैट इज नथिंग लाइक थैंक यू। दिस इज माय ड्यूटी बेटा। चलो बाय बच्चे, बाय बाय, गुड डे, टेक अ रेस्ट, ब्रेक लो, आंखों में पानी डालो, उसके बाद फटाफट